नमस्कार, यूपी सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा यूपी की। और चर्चा यूपी की में आज हम बात करेंगे 2022 में दलित राजनीति क्या मोड़ लेने वाली है, क्या करवट लेने वाली है, और क्या वो उसमें बिखरा होगा या फिर वो पहले की तरह मजबूती से एक झंडे के नीचे दिखाई देगी। इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ उपस्थित है बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता सुदेंद्र भदौरिया साहब। आप काफी अनुभवी हैं, काफी लंबे अरसे से आप चिंतन और राजनीति दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। भदौरिया साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे, जो 1980 से हमने देखा दलित राजनीति को करवट लेते हुए, और वो आते आते 1992-93 में वो अपने चरम पे पहुंची, और 2012 तक वो लगभग, उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, राजनीति पर छाई रही। लेकिन 2012 के बाद उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, आपने काफी लंबी एक पृष्ठभूमि लगभग 4 दशक की रखी। मैं इससे भी पहले 30 साल और जाना चाहूंगा, जब परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आप ही के शहर आगरा के अंदर बड़ी रैली की थी, और उस समय रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण हुआ था, और रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से उन्होंने देश के अंदर एक नई चेतना पैदा की, जो दलित शोषित वंचित समाज है, और उसके साथ साथ महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए संविधान के माध्यम से एक नया सोच उन्होंने देश को दिया। इसी प्रकार मान्यवर काशीराम जी ने 80 के दशक के शुरुआत में, और उसके साथ साथ उनके सुश्री बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ 80 के दशक के मध्य में, और आपने देखा कि हमने 2007 तक, एक तो हमने 3 बार पहले वो मुख्यमंत्री बनी, और 2007 में अकेले उन्होंने सरकार बनाई। इस प्रकार के देखिए, जो उतार और चढ़ाव होते रहते हैं राजनीति में, पर मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार एक बड़ी ताकत का प्रतिनिधित्व करती रही है, जिसमें दलित शोषित वंचित समाज भी हैं, महिलाएं भी हैं और सर्व समाज भी है, सभी जातियों के गरीब लोग भी हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लीजिए, पहले उत्तर प्रदेश में इनके 100 एमएलए आए जनसंघ के माध्यम से, फिर उसके बाद अचानक आपने देखा कि इनके 2 ही एमपी रह गए। आपने ये भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तक चुनाव हार गए। तो ये उतार चढ़ाव होता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी ताकत थी, सन 77 में एक पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती, फिर 80 में वो लोग जीत गए, बाद में अब वो जीरो बहुत कमजोर हो गए। तो राजनीति कोई एक लगातार ग्राफ से उठने वाली चीज नहीं है। ये जरूर है कि हमारा ग्राफ एक स्थिर है ग्राफ, और हम लगभग मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश में भी, जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, और देश की 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्टी है। चुनाव आयोग के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस देश की 3rd लार्जेस्ट, जो वोट पड़ा है हम 2019 में, हम 3rd लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ भदौरिया साहब। आपने सही फरमाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने आगरा से रिपब्लिकन पार्टी से शुरुआत की। यदि हम देखें, चौधरी चरण सिंह ने पिछड़े वर्ग की राजनीति की। उन्होंने पिछड़े वर्ग की राजनीति, सबको, पिछड़े वर्ग की जितनी जातियां उपजातियां होती थी, उनको एक झंडे के नीचे एकत्रित किया। लेकिन हमने देखा धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, मुलायम सिंह अलग हो गए, लालू यादव अलग हो गए, अलग, आज वो उन्हीं की विरासत संभालते हुए वो एक जाटों की पार्टी रह गई केवल, जिसको चौधरी चरण सिंह लेके आगे बढ़े थे। वहीं हम देखते हैं, दलितों की बात की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और आज हम देखें बहन मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, अब वो ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी केवल जाटों की पार्टी तक रह गई है। जो नारा उसने सामाजिक न्याय का दिया था, दलितों के बात की थी, वो अब सर्व समाज की बात कर रही है। तो क्या वो भी उसी कदम पे तो नहीं चल रहे हैं? जो हर्ष पिछड़ा वर्ग की राजनीति का हुआ, वो अब दलितों की राजनीति का हुआ।
पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह ने कभी पिछड़ों की राजनीति नहीं की, उन्होंने किसानों की राजनीति जरूर, मैं ये कहूंगा। और पिछड़ों की अगर राजनीति कहें तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मंडल आयोग के समय में जब ईश्वरनाथ प्रताप सिंह जी के प्रधानमंत्री थे, मंडल आयोग को सिफारिश बहुजन समाज पार्टी ने में दमन आया और श्री विश्व जी ने जो मंडल आयोग बना था सन 77 में मंडल आयोग बना, चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा ये आयोग के लिए, क्योंकि उनका तो उदय सन 67 में हो गया था, पर चौधरी साहब ने नहीं बनाया। चौधरी साहब किसानों के गांव की बात जरूर करते थे, और पर वो कभी भी इस प्रकार की उन्होंने बात नहीं की। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां तक दलित हैं, पिछड़े हैं, सर्व समाज है, सर्व समाज में जो सभी गरीब लोग हैं, उनकी बात जरूर मानवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने रखी है। अब रहा आज का मौजूदा संदर्भ, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कहीं हमारा जनाधार बिखर तो नहीं रहा है, पर आप ये पाएंगे कि हमको लगातार 30 वर्षों में 20% वोट स्थिर होकर मिलता रहा। 2019 का पिछला चुनाव और इस बार भी पंचायत के चुनाव में अगर आप अभी हम 400 के पंचायत में, और इसके साथ साथ अब कई सौ दलित लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए, लगभग ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। उसके अंदर जहां तक बहुजन समाज पार्टी है, उसकी ताकत एक स्थिर ताकत है, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी आपको ये जानकारी पूरे देश को है, मीडिया ने दिखाया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रबुद्ध सम्मेलन अभी बहुजन समाज पार्टी ने आयोजित किया अयोध्या में, उससे एक नई मैं समझता हूं कि एक स्फूर्ति आई है और नई एक ताकत का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से सभी लोग अब भयग्रस्त हैं। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी वही सम्मेलन कर रही है। यहाँ तक कि जब हमारे पार्टी के प्रधान राष्ट्र से चली आ रही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम लोग जातिगत समाज हैं, ये हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है और हमारा समाज की बनावट का हिस्सा है। पर इस देश के अंदर हमारा संविधान है और लोकतंत्र है और उसकी व्यवस्थाएं हैं, और ये हो सकता है कि जो दबे कुचले लोग रहे हों या कमजोर वर्ग रहे हों, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए जो इस देश के अंदर पुराने समय से एक सामंती व्यवस्था रही, औपनिवेशिक व्यवस्था रही, और आज पूंजीवादियों का जिस प्रकार से जकड़न है इस व्यवस्था पे, उसके विरुद्ध जो कमजोर तबके हैं वो एकत्रित होकर अपनी आवाज उठाते हैं, और अपनी जो उन्होंने नई चेतना प्राप्त की है इस संविधान के माध्यम से, जिसमें आजादी है, लोकतंत्र है, समता मूलक समाज है, एक नए प्रगतिशील भारत की कल्पना है, वो सारी ताकतें अपना अभिव्यक्ति करती हैं, जिसकी सबसे बड़ी मैं मानता हूं, मेरी जैसे कार्यकर्ता मानते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा इन तबकों की नुमाइंदगी करती रही है। अच्छा भदौरिया साहब, फिर क्या वजह रही? आपकी आवाज फिर शायद इस चुनाव में भी जी नहीं, ये बीच में कोई फोन आ गया था शायद। जी जी, तो अब आ रही है कि नहीं आवाज? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हूं कि लोग, हाँ, तो हम उस ताकत को प्रतिनिधित्व देते हैं, और मैं समझता हूं इस बार भी 2022 का जो चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें भी बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका का निर्वाह करेगी। लेकिन भदौरिया साहब, क्या वजह रही जो हम 1993 से लेकर 2007 के बीच की बात करें, बहुजन समाज पार्टी का जो बुके था, जिसमें विभिन्न दलित जातियों के संघर्ष से उभरे नेता एक साथ इकट्ठे हुए थे, वो धीरे धीरे छिटकते गए, उसकी क्या वजह?
आज राजभर अलग देखिए है, ऐसा है, आज पटेल अलग है, अनुप्रिया पटेल अलग हैं, देखिए राजभर अलग हैं, निषाद अलग हैं। जी। कुछ लोग नहीं, वो देखिए वो व्यक्ति चले गए हैं, पार्टी का जनाधार यही है, और पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, पर जो मुख्य वाहक है वो पार्टी होती है, और वो पार्टी वही है, अपनी जगह पर खड़ी है। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप अन्य पार्टियों को भी लीजिएगा, उसमें भी लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी को लीजिए, कितने लोग छोड़ के चले गए। इसी प्रकार आप को मैं ये भी कह दूं कि समाजवादी पार्टी में कितने लोग आते जाते रहते हैं और लोग चले भी गए हैं। तो उसी प्रकार से अन्य पार्टियों में भी लोग आते जाते रहते हैं, पर पार्टियां हैं अपनी जगह खड़ी हैं, और उसमें जनाधार जो हमारा है, जो हमारा विचार है, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और उसको लेकर हम काम करते हैं। तो भदौरिया साहब, कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये विचारों की बात नहीं हुई, ये सत्ता की भागीदारी की बात ही हो? जब सत्ता में प्रॉपर भागीदारी नहीं मिली तो वो छिटक गए, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, जैसा नहीं, कि ऐसा आपकी नहीं है। पार्टी में। देखिए देखिए ऐसा है, कुछ लोग, ये हो सकता है कि 2007 में हम सत्ता में आए और वो हमारे साथ रहे, और उसके बाद 2014-12 तक रहे, उसके बाद चले गए। उनको, जिनको एकदम हर समय सत्ता चाहे, वो लोग चले जाते हैं, पर जो लोगों को संघर्ष और विचार, एक मुट्ठी में संघर्ष और एक मुट्ठी में विचार, इसमें जो यकीन करते हैं वो एकजुट रहे। और बहुजन समाज पार्टी उस संस्कृति को प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, चले गए, सुरेंद्र जी, क्या वजह रही बहुजन समाज पार्टी संघर्ष और विचारधारा। आज बहुजन समाज पार्टी राम और कृष्ण की शरण में है, उसकी क्या वजह रही? अब आप भी प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी अयोध्या, कभी प्रश्न सुन नहीं काशी। पाया। क्या वजह रही सुरेंद्र जी, आज बहुजन समाज पार्टी राम और कृष्ण के शरण में है? हमारे नहीं, देखिए ऐसा है, ये हमारी भारत की संस्कृति के हिस्से हैं, इनको सभी लोग, इनका आदर और सम्मान करते हैं। ये बात आज मान रहे हैं आप? सामूहिक सांस्कृतिक, जी मैं कह रहा हूं, ये बात आज मान रहे हैं आप, पहले पहले ऐसा नहीं मानते थे कि आप कुछ मेरा ये प्रश्न है ये कि मानते हैं कि देखिए ये नहीं, हम से आए हैं, वर्गीकृति के हिसाब से समाज है, पर हमने ये भी देखा है कि इसमें तमाम तरह की, अब मान लीजिए दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत की संस्कृति अलग, आपको संस्कृति अलग मिलेगी, कश्मीर में अलग मिलेगी। भारत तो तमाम देश के तमाम हिस्सों को लेके भारत बना है, वहां पर अलग किस्म से लोग सोचते हैं, पर हम बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और इसमें सभी लोगों का हम सम्मानित करते हैं। उसमें जो 2000, मैं कहूंगा कि 1947 के बाद से जो संविधान हमको मिला है देश को, उस संविधान के जरिए तमाम लोगों की आवाज को इस सिस्टम में, इस व्यवस्था के अंदर जगह मिलनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, और हम लोग उनको प्रतिनिधित्व देते हैं। 2007 का उदाहरण लीजिए, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तो कौन सी जाति के लोग इसमें नहीं थे, कौन से धर्म के लोग इसमें नहीं थे, कौन से सामाजिक समूह के लोग इसमें नहीं थे, और अगर हम ये भी देखें, महिलाएं भी थी, लोग थे। इसी प्रकार से हम ये भी मानते हैं कि हमको अगर एक लोकतंत्रीय व्यवस्था बनानी है, चलानी है, मजबूत करनी है, तो सभी लोगों का आदर और सम्मान करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि हम उतना उसमें तल्लीन न हो जैसे कुछ लोग होते हैं किसी एक चीज में, पर हम मानते हैं कि उनका भी स्थान होना चाहिए। अच्छा भदौरिया साहब, 1989-90 में सुश्री मायावती और काशीराम जी ने नारा लगाया था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, उसको हम करेंगे पूरा। आज भी एक युवा नारा लगा रहा है कि काशीराम तेरा मिशन अधूरा, उसको हम करेंगे पूरा।
तो वो क्या दलित राजनीति में कुछ मोड़ लाएगा क्या वो युवा? मैं बात कर रहा हूँ आजाद समाज पार्टी काशीराम तो के देखिए वो अध्यक्ष। जो जी जी। मैं तो देखिए मैं अन्य लोगों के बारे में नहीं टिप्पणी करूंगा। मैं तो ये जानता हूं कि मान्यवर काशीराम जी ने जो स्वयं कहा, मान्यवर काशीराम जी ने पूरे देश के अंदर जो आपके सोशल मीडिया भी है, उन्होंने कहा मेरे ही अधिकारी केवल श्री मायावती जी हैं। इसीलिए मैं आपके देशवासियों बहन मायावती जी जो मान्यवर काशीराम कह गए उस बात को आगे बढ़ा भी रही हैं। और देखिए उन्होंने हर वो काम किए जो मान्यवर काशीराम जी चाहते थे, चाहे वो महात्मा फुले के शिक्षा से जुड़े हुए सवाल हो, सावित्रीबाई फुले के शिक्षा अभियान के प्रश्न हो, या इसी प्रकार से साहू जी महाराज का आरक्षण का प्रश्न हो, या स्वामी पेरियार नायकर का प्रश्न हो। जो जो एक मिशन मान्यवर काशीराम जी ने बहन मायावती जी को दिया, वो उस मिशन को आगे लगातार बढ़ाती रही। और जब हमारे पास राज्य सत्ता थी तो और पुख्ता तरीके से होता था। आज सत्ता में दूसरे लोग हैं, अन्य पार्टियां जब सत्ता में नहीं तो कहती थी कि इन पार्कों को खत्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, और खुद सत्ता में आ गए तो खुद भी वही सब किया उन्होंने। लेकिन भदौरिया साहब, क्या वजह है कि 2017 के बाद बहुजन समाज पार्टी ना तो सड़कों पे संघर्ष करती दिखाई दी और ना ही वो केंद्र और प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जो आक्रामक तेवर होने चाहिए थे? क्योंकि 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रमुख, अगर मान लीजिए विपक्षी पार्टी रही तो बहुजन समाज पार्टी थी, उसके सांसद जीत के आए थे गैर भाजपाई दलों में। तो लेकिन वो भूमिका नहीं दिखाई दी बहुजन समाज पार्टी की, उसकी क्या वजह है? समझिए कि पिछले दो खास तौर से इस देश के ही नहीं है, ये कोविड-19 का समय, कोरोना काल का समय ऐसा समय रहा है जिससे पूरी मानवता हिल गई। और इस दौर के अंदर अगर हम आम जनता को झोंकते तो ये हम सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी का परिचय देते। हमने लेकिन भदौरिया साहब, इस इस दौर कोविड में काल काम किया। इस कोविड काल में सबसे ज्यादा जरूरत। क्या जी जी। किया हमने इसमें काम इस तरह कि हमारे जितने विधायक अपने को को भी और को ले जाकर देते रहे, और उसके साथ साथ अस्पतालों में के सैनिटाइजर के साथ हमने काम भी किया। ये सारे कार्य भी हम करते रहे, पर हम ये जरूर कहेंगे कि ये कुछ लोगों ने, आपने देखा 2000 अभी 21 में चुनाव हुआ बंगाल का, पूरे देश को फंसा दिया। नतीजा क्या निकला? रैलियां करनी, कहते रहे कि मास्क पहनना चाहिए और खुद बिना मास्क के भाषण देते रहे, तो आम जनता को उसमें उलझा दिया, रैलियां दी और कितने लाखों लोग मर गए मालूम है। आज का हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आप देखिए निकला हुआ, करीब 35 लाख लोग मरे हैं। तो ये गैर जिम्मेदारी नहीं है तो और क्या है? अब नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग चले गए अन्य पार्टियों के, आप जानते हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब लोग चले गए। और वहां जाकर क्या हुआ? वो महंत भी मर गए और खुद भी कोरोना ग्रस्त होके आए। कुछ लोगों ने बयान दे दिया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। अरे हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन, अब सब वही वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। ये देखिए लाभ के लिए और उत्तेजना पैदा करने के लिए हम राजनीति नहीं करते। हम एक राजनीति जो है ये करते हैं आज को बनने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए। उसमें कई बार ऐसा भी दौर आता है जब आपको धीरज का परिचय देना पड़ता है। समाज को ये हो सकता है कि अच्छा लगता हो उछल कूद, अब वो अच्छा लगता हो, पर हल्ला बोल जरूरी नहीं है उस समय हो। उस समय
हमें एक बहुत ही गंभीरता का परिचय देना चाहिए। जो अच्छा सुधीर साहब, अब चूंकि 6-8 महीने बाद प्रदेश में चुनाव है, तो कुछ चुनावी चर्चा भी हो जाए, चुनावी समीकरणों पे भी बात हो जाए। अभी ये मैंने जिक्र किया था आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर का, उनका सीधा आरोप है कि बहन मायावती ने बहुजन समाज का नेतृत्व ब्राह्मणों को सौंप दिया है, चाहे लोकसभा में नेता पद हो या राज्यसभा में नेता पद हो, और वो अब ब्राह्मणों की राजनीति कर रही हैं, उनको उन्होंने नेतृत्व सौंप दिया है। आप क्या कहेंगे उनके आरोप? देखिए, हम तो किसी के आरोप का जवाब दें, हम तो ये जानते हैं जनता का हम प्रश्न हो तो जनता के प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। जो अभी चुनाव हुए, हाथरस में चुनाव हुआ, आपके बगल में है, आप तो आगरा में हुए हैं, हमारी पार्टी को कितना हुआ आपको भी मालूम है, आपके बगल में बुलंदशहर है, वहां अभी हाल में उपचुनाव, कितने वोट मिले उनको और कितने वोट मिले हमको? हमको मिले, बीजेपी जीती वहां पर जरूर, उन्हें वोट मिले लगभग 75,000 शायद, हमको मिले 66,000। तो अच्छा, आप हाथरस की बात करते हैं तो हाथरस के इलाके पे मैं से कर रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है, जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो उन लोगों को, श्री बहन मायावती जी के भाई, जो लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी ताकत है, उनके अपने गांव में देख लें वो लोग जाके, कितनी ताकत है पता चल जाएगा। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी भी अपना समीकरण MYD बता रही है। राजीव, मैं आपको राजीव जी एक उदाहरण, राजीव जी मैं आपको बताऊं, मेरा गांव इटावा में है, वहां दलित 90 लोग ये कहें कि हम हाथी के साथ हैं तो आप मेरी बात मान जाइएगा, अन्यथा मेरी बात को गलत मानिएगा। अच्छा चलिए, आपकी बात को हमने मान लिया। आज समाजवादी पार्टी भी MYD समीकरण पे काम कर रही है, वो बहुजन वाहिनी बना रही है, अंबेडकर जयंती पे वो दीपोत्सव मनाती है, कार्यालयों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, दलित समीकरणों, और शायद जो संभावना दिखाई दे रही है, आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर शायद चुनाव भी लड़े, अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दलितों में अब ये बात नजर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ वोट के समय दलितों की बात करती है, लेकिन जब जहां जरूरत होती है वहां सड़कों पे संघर्ष नहीं करती दिखाई देती। आपने हाथरस की बात की, हाथरस का भी एक उदाहरण था, दलित बच्ची पे अत्याचार हुआ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सवाल मुखर नहीं दिखाई दिए थे, वहां वो सड़कों पे संघर्ष करती नहीं दिखाई दी थी। सुधीर जी, देखिए, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, देखिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि अब अन्य लोग भी बाबा साहब की बात कर रहे हैं, ये उसका विरोध किया, वो परम पूज्य बाबा साहब की बात करेंगे। ये तो बड़ा हास्यास्पद है, जिन पार्टियों ने खुलेआम संसद के अंदर वॉकआउट किया, विरोध किया, संसद को चलने नहीं दिया, वो क्या जानते नहीं इस बात को? क्या तो पार्टी मार के लोग उनके साथ खड़े होंगे जिन्होंने उनके लिए ईमानदारी से संघर्ष किया। बहन मायावती जी ने जब कांड हुआ, तमाम दलितों पर उत्पीड़न, ऊना में कांड हुआ, उनकी नंगी पीठों पे कोड़े बरसाए गए, रोहित वेमुला का कांड हुआ, उसकी बेचारे की हत्या हो गई, आत्महत्या के फिर हम ये पश्चिम देश में तो मायावती जी तो इस्तीफा देती हैं संसद से, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए बहन मायावती जी तो इस्तीफा देती हैं। इन्होंने तो चू भी नहीं किया, जिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि मैं बेमतलब उनको महत्व दूं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता जो वोट देने वाले लोग हैं ये पूछेंगे कि जब हम पर कोड़े बरस रहे थे तुम कहां थे, वोट ले तो आ गए नहीं। तो यही बात प्रियंका जी बहुजन समाज पार्टी से पूछती हैं, बहन मायावती से पूछ रही हैं, तो कहां थे?
अच्छा सुधींद्र जी, यही बात प्रियंका गांधी, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी, जो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, वो बसपा नेता मायावती से पूछती हैं कि जब दलितों पे अत्याचार हो रहा था तो वो कहाँ थी, वो घूम रही हैं, जा रही हैं। तो अब उनकी नजर भी दलित वोटों पर ही है, तो दलितों उसको लिए जी। इन कांग्रेस भी अपना खोया जनाधार पाने के लिए छटपटा रही है। जी जी। कि इस 3 घंटे चुनाव में पाया नहीं, कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब को महाराष्ट्र से चुनाव हरवाया, अपना एक कैंडिडेट खड़ा करके उनको यहाँ तक कि राजनीति से विदाई करने की कोशिश की इन्होंने। ये वही पार्टी है जिसने इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए इमरजेंसी लगाई। ये वही पार्टी है, जब सन 84 के दंगे हुए तो श्री राजीव गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थे तो कह रहे थे कि जब दरख्त जमीन हिलती है, कई हजार सिखों का नरसंहार हो गया, कितने इन्होंने दंगे करवाए। मैं भिवांडी से लेके आपका यहाँ मयाना और मेरठ के कितने में नाम गिनाऊं। देखिए, हम किसी से बहस नहीं करना चाहते हैं, हम पर उंगली उठाएंगे तो हमारी आवाज जब निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। हम चाहते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी है और जो एसएसएम के लोग हैं जिनका कोई खुद का संघर्ष का इतिहास नहीं है। प्रियंका जी ने, अरे भैया हम तो 19 महीना जेल में रहे हैं प्रियंका जी के नानी की वजह से। क्या बात करती हैं प्रियंका जी? प्रियंका जी अपना पहले देखें, जन्म पत्री देखें क्या है, फिर हम बात में। अच्छा सुधींद्र जी, अब कुल 6-7 महीने हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। बीजेपी का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है, नॉन यादव ओबीसी प्लस नॉन जाटव दलित। और समाजवादी पार्टी का रोड मैप क्लियर है, MYD मुस्लिम यादव दलित। बहुजन समाज पार्टी दलित प्लस ब्राह्मण गठजोड़ का मुकाबला कर रही है, और ऐसे इस तरह कांग्रेस की भी कोशिश है, वो भी दलित प्लस मुस्लिम और प्लस ब्राह्मण समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या संभावना देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की? ये आखिरी प्रश्न है आपसे चर्चा में। इन सब जो प्लानिंग चल रही है राजनीतिक दलों की जिस तरीके से, उसमें क्या संभावना पा रहे हैं आप बहुजन समाज पार्टी की? है 17 में के भी लड़के लोगों ने हम तो अकेले तब भी लड़े थे, तब भी इन दोनों लोगों से अधिक वोट पाए थे परसेंटेज वोट में। फिर उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जो हम 10 सीटें जीते, कौन कितनी पार्टी सीटें जीती ये भी आपके सामने है। उन दोनों पार्टियों के, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने मुझे जबरदस्ती बुलवाया है, उनकी सीटें गिन लीजिए और हमारी सीटें गिन लीजिए लोकसभा की। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बतला दूं कि कोई कुछ भी कहे, जनता जानती है, जनता असलियत को भी पहचानती है और हकीकत। हम सर्व समाज की पार्टी हैं, हम ये नहीं कहते कि केवल हम दलित की पार्टी हैं और क्या हम केवल ब्राह्मण की पार्टी, हम केवल की पार्टी हैं और उनकी पार्टी नहीं है। हम सर्व समाज की पार्टी हैं। हम किसानों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, और साथ ही साथ जो इस देश, खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर जो दबे पिसे लोग हैं, उनकी नुमाइंदगी करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। हमने, बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री रही, उत्तर प्रदेश प्रतिशत था। मुलायम सिंह जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री रहे 2004 से लेकर 7 के बीच में, तो उत्तर प्रदेश का % से ले जाके उसको 9% किया, लोगों को रोजगार दिया। बहन मायावती जी ने जो आपका आगरा है उसको एक्सप्रेस से जोड़ा, उस एक्सप्रेसवे का जैसा यूरोप में देखने को मिलते हैं उस प्रकार का उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया। बहन मायावती जी ने दर्जनों विश्वविद्यालय बनाए। बहन मायावती जी ने दर्जनों हॉस्पिटल्स बड़े बड़े बनवाए, और यहाँ तक कि एक तो ये सब दावे तो योगी जी भी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीएम सिलेंडर बनाता है, जो आज हमारे कोरोना काल
चलिए सुनील साहब, जी बहुत अच्छा रहा आपसे आज चर्चा, बहुत बढ़िया रही, हमें जानने को मिला बहुजन समाज पार्टी और उसके रोड मैप के बारे में। तो दोस्तों, यूपी सिटी न्यूज में चर्चा यूपी की में बहुत हम बहुत सिलसिला धन्यवाद जारी रखेंगे। जी 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 जी, चर्चा का क्रम जारी रखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।